ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। ओके बेटा, कल हमने जो है वो टॉपिक डिस्कस किया था और वो टॉपिक था हमारे पास जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन का। और उसमें हमने कहा था कि आपके पास दो कॉइल्स होती हैं, एक जो है वो प्राइमरी कॉइल और दूसरा जो है आपके पास सेकेंडरी कॉइल। और फर्स्ट कॉइल में जो है वो चेंजिंग रेट ऑफ करंट इंड्यूस ईएमएफ इन ए सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और प्राइमरी कॉइल जो है और सेकेंडरी कॉइल का आपस में कोई लिंक, आपस में जो है वो डायरेक्ट कोई लिंक नहीं था, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में इसमें जब हमने डिस्कस करना है, स्टडी करना है किस चीज़ को, आज हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन का, ठीक है। और सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा कि आपके पास एक सेकेंड कॉइल है, सिंगल कॉइल है, और इस सिंगल कॉइल को हमने जो है वो ईएमएफ सोर्स के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है और इसके थ्रू जो है वो करंट की कंडक्शन हो रही है, ठीक है। साथ में जो है वो रियोस्टेट का वही फंक्शन है जो कल हमने जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन में जो है वो क्या किया था, डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इसके जो है वो हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन हम इसकी करते हैं कि इसमें सेल्फ इंडक्शन जो है वो कैसे होगी और इसका जो है वो इसके लिए इक्वेशन हमने डिराइव करनी है। तो उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में हमने क्या करना है कि आपके पास एक कॉइल है जिसको हमने बैटरी के साथ और रियोस्टेट के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। लेट वी हैव a conducting coil having n number of turns और उसको आपने क्या किया हुआ है, सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है बैटरी और रियोस्टेट के साथ। इसको हम लिखते हैं कनेक्टिंग इन सीरीज with certain EMF source and rheostat as a variable resistor। क्योंकि हमने रियोस्टेट के बारे में डिस्कस किया कि इसके जो है वो दो फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे। एक जो है वो हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करते हैं और दूसरा इसको हम एज अ रेजिस्टेंस डिवाइडर के तौर पे हम यूज़ करते हैं और वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इसमें पहली चीज़ क्या होगी कि जब हमारे पास करंट जो है वो इस कॉइल में से इसमें वेरिएशंस आएंगी तो इसके अंदर जो कंडक्शन हो रही है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड में भी आपको जो है वो क्या मिलती है, वेरिएशंस मिलती है। तो इसको भी हम साथ में जो है वो इसके लिख लेते हैं, व्हेन changing in current occurs in this coil, so as a result of developed magnetic field आपके पास क्या होगा कि जब आपके पास कंडक्शन होती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। उसकी वजह से जो डेवलप मैग्नेटिक फील्ड है विल डेफिनेटली affect the magnetic flux। क्या होगा कि जिस तरह आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इस तरह हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। और यहाँ पे जो है कि आपके पास जो करंट की कंडक्शन हो रही है, ठीक है, हमने जो सोलेनोइड के केस में डिस्कस किया था कि जब आपके पास किसी भी कॉइल के अंदर कंडक्शन होती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कहाँ पे होगी, वो आपके पास जो है वो सेंटर में होगी।
ठीक है। आपके पास जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे सोलेनॉइड में होती है, इनसाइड द सोलेनॉइड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपके पास कि जब कभी करंट की वैल्यू में वेरिएशंस आएंगे तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है उस मैग्नेटिक फील्ड की उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डेवलप मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। और जहाँ कहीं पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स में जो वेरिएशंस आएंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशंस जो है वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ के आपके पास इंड्यूस ईएमएफ होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस changing magnetic flux will produce or generates EMF। और वो EMF जो है वो कहाँ पे जनरेट होगी, वो आपके पास इसी कॉइल के अंदर जो है वो जनरेट होगी, इन दिस कॉइल। बात समझ आ रही है आपके पास कि जहाँ कहीं पे भी फेराडे ने क्या कहा था कि इंड्यूस EMF इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लक्स, कि जहाँ कहीं पे भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशंस आएंगी उसकी वजह से वहाँ पे ईएमएफ जब वो इंड्यूस होगी, और इस इंड्यूस ईएमएफ को जो कि इसी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर इसके लिए मैथमेटिकली वी कैन राइट एज हमारे पास इसके लिए रिलेशन वही है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास नंबर ऑफ़ कॉइल्स के साथ भी आपके पास जो फ्लक्स है वो भी क्या है, वो अगर जो है वो सिंगल कॉइल लूप है तो उसके अंदर जो है वो सिंगल फ्लक्स होगी, दो है तो वहाँ पे डबल फ्लक्स होगी, अगर तीन है तो ट्रिपल फ्लक्स होगी। तो यहाँ पे सेम लाइक दैट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास जो फाई है वो प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे एन फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे टू चेंज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वलिटी यूज अ कांस्टेंट एन फाई विल बी गेट्स इक्वल टू एल फाई, सॉरी एल आई की इक्वल। इज इट क्लियर? इट मीन्स कि जो आपके पास यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ हो रही है वो इंड्यूस ईएमएफ जो है एक्चुअल में किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, वो आपकी चेंजिंग फ्लक्स के साथ है। और फ्लक्स में वेरिएशंस किस वजह से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हम करंट को जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो जब हम करंट को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, एन फाई डिवाइड बाय आपके पास आई के इक्वल। बात समझ आ रही है? इसको लेट्स सपोज मैं इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ और इसको मैं इक्वेशन बी का नाम दे रहा हूँ। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ फेराडे लॉ, फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास रिलेशन क्या है, ई इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई डिवाइड बाय डेल टी। इज इट क्लियर? आपके पास जो फ्लक्स में वेरिएशंस आगे जो है वो क्या होगी, उसकी वजह से वहाँ पे इंडक्शन होगी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन ए, या इसी इक्वेशन को पहले हम अरेंज कर लें उसी तरह, ई इक्वल्स टू माइनस एन और माइनस डेल इंटू एन फाई डिवाइड बाय डेल टी। मैंने क्या किया, जिस तरह वहाँ पे हमने एम फाई को जो है वो लिखा था और डेल को हमने बाहर लिखा था, तो यहाँ पे इस तरह आपके पास एन भी कांस्टेंट है, जिस तरह एन कांस्टेंट था तो यहाँ पे हमने एन फाई के साथ इसको लिख दिया। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन ए पुट एन फाई इक्वल्स टू एल आई। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी, ई इक्वल्स टू माइनस आपके पास डेल इंटू एल आई डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एल जो है वो कांस्टेंट है, माइनस एल डेल आई डिवाइड बाय डेल टी।
ठीक है। अब ये जो इंडक्शन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, वो इसी कॉइल के अंदर हो रही है। तो इट मीन्स कि इसी कॉइल के अंदर जो इंडक्शन हो रही है उसको हम सेल्फ और उसको हम ई एल से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एल जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, ठीक है। तो जिस तरह हमने एम की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की थी, तो यहाँ पे एन जो है वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वेयर एल इक्वल्स टू सेल्फ इंडक्टेंस एल किस चीज़ की इक्वल है, सेल्फ इंडक्टेंस है। और इस इक्वेशन से अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी, हम लिख सकते हैं ई एल इक्वल्स टू एल डेल आई डिवाइड बाई डेल टी, और वी कैन राइट एल इक्वल्स टू ई एल डिवाइड बाय डेल आई डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे डेल आई डिवाइड बाई डेल टी, यहाँ पे एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इज़ इट क्लियर। तो ये हमारे पास जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जो है वो इक्वेशन आ गई है। अब इसको अगर हम डिफ़ाइन कर लें तो सेल्फ, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जहाँ कहीं पे भी आपके पास इंडक्शन फिनोमेना होगी या इंडक्टेंस होती है, उसके लिए हम एक ही यूनिट जो वो यूज़ करते हैं, वो यूनिट किस चीज़ के लिए इक्वल, किस चीज़ की इक्वल है, हेनरी की इक्वल। तो इसके लिए भी हम यूनिट जो है वो चाहे सेल्फ इंडक्शन है, चाहे आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन है, चाहे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो मोशनल ईएमएफ का आएगा, जहाँ पर कहीं भी इंडक्शन होगी, इंडक्शन के लिए हम एक ही इक्वेशन जो वो यूज़ करेंगे, और वो इक्वेशन सारी यूनिट जो है वो क्या है, हेनरी की इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन से जो है वो इसके लिए यूनिट जो है वो डिफाइन कर लूँ, तो इसके लिए यूनिट क्या होगी, वी। ठीक है, उसी तरह आपके पास जो है वो डेल टी ऊपर चला जाएगा तो इसके लिए एस, और यहाँ पे इसके लिए जो है वो एम्पेयर। सो व्हाट वी कैन से कि आपके पास इसके लिए वोल्टेज सेकेंड पर एम्पेयर, और ये किस चीज़ की इक्वल है, हेनरी की इक्वल। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपके पास यहाँ पे रेट ऑफ करंट जो है वो 1 एम्पेयर हो और उसकी वजह से इंडक्शन हो रही है उसी कॉइल के अंदर 1 वोल्ट की, तो वहाँ पे आपके पास जो सेल्फ इंडक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 1 एम्पेयर की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी अगर हम जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर लें, हेनरी को, इफ द रेट ऑफ change in current is 1 ampere in a coil and it develops or induce EMF of 1 volt, so we call that self inductance is 1 हेनरी। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या कहा था कि आपके पास किसी प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ करंट जो है 1 एम्पेयर के इक्वल हो, और आगे जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो 1 वोल्ट का है, तो उसको हमने 1 हेनरी का नाम दिया था। यहाँ पे क्या, यहाँ पे चूँकि आपके पास सिंगल कॉइल है और उसी सिंगल कॉइल के अंदर ही जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इंडक्शन हो रही है, तो अगर आपके पास यहाँ पे रेट ऑफ करंट जो है वो आप 1 एम्पेयर कर रहे हो और उसकी वजह से वहाँ पे इंडक्शन हो रही है 1 वोल्ट की, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ एल और सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना जो आपके पास है, बाय डेफिनेशन हम इसको जब ऊपर वाली इक्वेशन हम लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, ई एल इक्वल्स टू माइनस एल डेल आई डिवाइड बाई डेल टी। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जो है वो एल के लिए इक्वेशन है। अब ये जो है वो यूज़ कैसे होता है,
यहाँ पे आपके पास जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन जो है वो यही चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के शो कर रहा है कि आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ जहाँ पे भी होगी उसने हमेशा जो है वो रेट ऑफ फ्लक्स या रेट ऑफ करंट को जो है वो क्या करना है, अपोज करना है। उसके बाद जो लेंस लॉ है, लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमिना जो है वो क्या करता है, वो आपके पास जो करंट में डिक्रीज आ रही है उसको इसने क्या करना है, अपोज करना है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि आपके पास ये जो सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमिना है ये एज अ बैक ईएमएफ की जो है वो यूज़ होता है। सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमिना इज यूज्ड एज बैक ईएमएफ। ठीक है। अब बैक ईएमएफ का क्या मतलब है? बैक ईएमएफ का मतलब ये है कि एल विल, जो सेल्फ इंडक्टेंस है, विल ऑलवेज अपोज द डिक्रीज इन करंट। इसने क्या करना है, इसने हमेशा जो आपके पास करंट में डिक्रीज आ रही है, डिक्रीज मीन कि जो करंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, उसमें जो वेरिएशंस है उन वेरिएशंस को हमेशा आपके सेल्फ इंडक्शन ने क्या करना है, अपोज करना है। और इसी तरह अगर आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, जब करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी तो ईएमएफ ट्राइज टू इंक्रीज द करंट। तो वहाँ पे क्या होगा, लेट्स सपोज हमारे पास होता क्या है, हमारे पास लेट्स सपोज अगर जो है वो करंट की वैल्यू जो है वो उसमें वेरिएशंस आ रही है, तो वेरिएशंस मीन कि इसकी वैल्यू जो है वो कभी जो है वो यहाँ पे जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो से आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे +1, उसके बाद फिर ज़ीरो, उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसने -1 पे आना है, ठीक है, और इसके बाद जो है वो इसने ज़ीरो पे जाना है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास करंट जो है वो फर्स्ट फेज़ में आपकी जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल तक करंट जो है वो मैक्सिमम और पीक पॉइंट तक जा रही है। इसके बाद यहाँ पे करंट ने जो है वो क्या होना है, यहाँ पे करंट ने ज़ीरो की तरफ जो जाना है, और करंट ज़ीरो की तरफ जाएगी तो करंट ने आगे जो है वो -1 की तरफ जाना है, और फिर माइनस से जो है वो प्लस ज़ीरो की तरफ आना है, ज़ीरो से फिर जो है वो आपके पास क्या जाएगी, +1 की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपके पास फर्स्ट फेज़ में है, ये जो हमारे पास पल्स है, ये जो पल्स है जो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यहाँ पे आपके पास सर्किट में करंट मौजूद होगी, बात समझ आ रही है। उसके बाद करंट ने यहाँ पे माइनस की तरफ, क्योंकि मतलब क्या होगा कि करंट ने फिर दोबारा से वापस जाना है। अब यहाँ पे इस वक्त जो है वो सर्किट में कोई करंट जो है आपके पास नहीं होगी। जब सर्किट में करंट नहीं होगी तो इट मीन्स कि सर्किट जो है वो ज़ीरो पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना है वो आपके सर्किट को ज़ीरो पे नहीं लेके जाता। मीन कि सर्किट ज़ीरो होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पे सर्किट जो है वो ऑफ हो जाएगा। अब ये जो सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना है, उस सेल्फ इंडक्शन जो इंड्यूस ईएमएफ होती है वो इंड्यूस ईएमएफ वहाँ पे मौजूद होती है, और जिस इंटरवल के लिए आपके पास करंट जो है वो नेगेटिव तक जाएगी और नेगेटिव से दोबारा जो है वो +1 की तरफ आएगी, तो ये जो इंटरवल आ रहा है आपके पास +1 से -1 तक, ठीक है, इस इंटरवल में आपके पास करंट में कौन सी ईएमएफ मौजूद होती है, यही जो है वो सेल्फ इंडक्शन वाली जो है वो ईएमएफ मौजूद होगी, ठीक है। और इसी वजह से आपके पास ये जो ईएमएफ है ये आपके सर्किट को ऑफ होने नहीं देती। बात समझ आ रही है? इट मीन्स सिंपली समझने के लिए कि आपके पास फिर भी अगर करंट जो है वो यहाँ पे आती है तो इट मीन्स कि एक बंदा है यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे किसी बंदे को खड़ा कर देता है, और ये जो है वो यहाँ पे ये बंदा आ रहा है, बात समझ आ रही है। तो ये करंट तो हमारे पास यहाँ पे आ गई है, लेकिन वो वहाँ पे जो इसने बंदे को खड़ा कर लिया वो यहाँ पे जो वो ड्यूटी दे रहा होगा। बात समझ आ रही है। इसकी बजाय कि यहाँ पे कोई बंदा ना हो, अब यहाँ पे एक बंदा जब आपका क्या होगा, मौजूद होगा। तो यही जब आपके सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना का जो है वो काम होता है कि ये आपकी जो है वो एज ए बैक ईएमएफ के तौर पे हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।